जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इसमें क्लास में देखेंगे यूपीएसआई आरडब्ल्यू जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन। तो 40 सवाल में से मैंने इसमें 25 सवाल उठाए हैं और वो सवाल छोड़ दिए थे। मैथ में जो रीजनिंग के सवाल डाल देते हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं और इसमें ये 25 सवाल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है हमारा, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 डॉट डॉट 7, यानी 7 संख्याओं के घनों का योग हमें औसत बताना है। ठीक है, अगर मेरे पास योग हो तो मैं औसत निकाल सकता हूँ। तो मैं कहूँ अगर पहले घनों का योग निकालने तो औसत निकाल सकते हैं हम। तो घनों का योग क्या होता है? योग, घनों का योग होता है हमारा n प्लस 1 बटे में 2 और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए n का मतलब है, n है हमारी संख्याओं की मतलब नंबर, कितने नंबर हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हमारे पास 7 और n प्लस 1 यानी 7 और 1 8 बटे में 2 इसका पूरे का स्क्वायर। अब ये 2 से काटेंगे तो 7 2 चौके 8, तो जाएंगे हमारे पास 28 का स्क्वायर। तो ये क्या है मेरे पास? योग है। ठीक है, क्या है? योग। अब योग को हम संख्याओं से भाग करें तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। अब ये योग है 28 गुणा में 28 और टोटल संख्या कितनी है मेरे पास? 7। अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ ये एवरेज हो जाएगा मेरे पास। तो 7 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो 7 से काटेंगे 4 7 चौक 28, 4 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 और 4 दूनी 8 2 4 8 3 11 यानी 112। तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास? 112, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 2 समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:1 के अनुपात और 6:5 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों की पूरी मात्रा को आपस में मिलाने पर बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए, 2 बर्तन हैं, समान पात्रता वाले हैं, एक में दूध है और एक में पानी है, यानी मिल्क और वाटर है। ठीक है, तो इनका अनुपात है पहले में 5:1 और दूसरे में अनुपात है 6:1। अब देखिए, समान धारिता वाले हैं तो उनमें जो मतलब क्वांटिटी होगी वो भी समान होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे पहले में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 6 और दूसरे में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 6, ये 6:5 है यहाँ पे 6:5। तो दूसरे में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 11। तो देखिए, समान धारिता है तो समान धारिता वाले अगर पात्र हैं तो क्वांटिटी भी हमारे पास समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे समान करेंगे तो 6 और 11 का एलसीएम कितना होता है मेरे पास? 66। तो यहाँ पे 66 बनाने के लिए मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 66 बनाने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये 6 से 11 से यहाँ पे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे पूरे में, तो 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। फिर यहाँ पे 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब इस वाले अनुपात से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इनको जो हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 55 और 36 कितने आएंगे हमारे पास? 91 और 30 और 11 कितने आएंगे मेरे पास? 41। तो अनुपात क्या आएगा मेरे पास? 91:41। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु के 3/4 गुनी थी। 4 वर्ष के बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी। देखिए, श्याम और राम की आयु का अनुपात दिया मुझे। अभी कह रहे हैं 4 वर्ष पहले, यानी मैं माइनस का चिन्ह डिनोट कर रहा है हमारे पास पहले के लिए। ठीक है, तो 4 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु की 4 गुनी थी। अगर श्याम की आयु 3 थी तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 4। अब कह रहे हैं 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी, यानी अगर श्याम की आयु 5 है तो राम की आयु कितनी होगी? 6। देखिए, अंतर यहाँ पे कितने का? आज अगर श्याम और राम की आय का अंतर अगर 1 वर्ष है तो आज से 10 साल बाद भी उनकी आय का अंतर 1 वर्ष ही रहेगा, यानी आय उम्र उनकी कुछ भी हो जाए और अंतर उनकी उम्र का हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा।
तो यहाँ पे हमारे 1 का अंतर है और यहाँ पे भी हमारा 1 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ दी है 1, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी बढ़ दी है 1, सॉरी 2 बढ़ दी है यहाँ से यहाँ तक कितनी 2। तो हम कह सकते हैं 2 बढ़ दी है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 4 और 4 8, यानी हम कह सकते हैं 2 बराबर कितने के 8 के, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 4 के। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु किसकी पूछी है, श्याम की। तो श्याम की देखिए चाहे यहाँ से इस अनुपात से निकाल चाहे इस अनुपात से निकाल दें, ठीक है। लेकिन हम पहले अनुपात से निकालते हैं, 3 बराबर कितने को हो जाएगा 12 के। तो ये 4 साल पहले की हमसे वर्तमान आयु पूछी, तो वर्तमान में हम 4 प्लस कर देंगे, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी उसकी श्याम की 16 वर्ष। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, एक्स की धनराशि, x रुपये की धनराशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों के अनुपात 2-3-5 अनुपात होता है। यदि B और C के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5940 रुपये है तो x का मान क्या है। देखिए ABC 3 पर्सन है, A, B और C, इनके अनुपात दे रखा है हमारे पास 2, 3 और 5। अभी कह रहे हैं बी और सी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अंतर दे रखा है हमारे पास। बी और सी की आय में कितने का अंतर है 2 का, जो किसके बराबर है 5940 के। तो हमसे पूछा क्या एक्स का मान, तो टोटल एक्स का मान क्या होगा, जो उनकी अनुपात का योग होगा वही हमारा एक्स का मान होगा। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो हमसे टोटल 10 की वैल्यू पूछी है, तो 10 बराबर कितने होगा 5940 गुणा में 10 बटे में 2। तो उसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29,700 रुपये, 29,700। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 2 त्रिभुज हैं, दोनों का एरिया यही होगा बेस इंटू हाइट। अब दी हाफ 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं एरिया बराबर क्या होगा B1 इंटू H1 और B2 बटे H2, ये होगा एरिया बराबर, जो किसके बराबर होगा 8/15 के। अब देखिए B का मान हमारे पास आधार का अनुपात मतलब आधार का रेशियो दे रखा हमारे पास 4 H1 बटे में, यहाँ पे दूसरे का आधार क्या दे रखा हमारे पास 5 H2 बराबर 8/15, ठीक है। अब यहाँ पे हम काटा पीटा करेंगे, देखिए 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 3 15, तो हाइट का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास 2:3, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे पास, 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 52 तक के सभी विषम संख्याओं का योग हमसे पूछा है। देखिए पहली विषम संख्या 1 होगी हमारी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी, इसी तरह डॉट 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 52 तक 51 संख्या हमारी लास्ट होगी। अब देखिए 1 से 50 तक कितनी विषम संख्या होंगी हमारे पास 25, और 1 + 51 भी, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी हमारे पास, टोटल 26 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतर समान हो, तो यहाँ पे अंतर समान है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर है सबके पास। अब योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, योग निकालने के लिए क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो a का मान क्या है, पहला पद क्या है हमारे पास 1, नहीं फॉर्मूला ये होता है, शायद कुछ गलत किया है मैंने फॉर्मूले में, नहीं यहाँ फॉर्मूला मैंने ये गलत लगा, फॉर्मूला कुछ और होता है, इसका फॉर्मूला दूसरा होगा। इसका योग बराबर होता है हमारा n/2 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी a + l। तो n का मान कितना हमारे पास 26, टोटल संख्या कितनी 26 बटे में 2। a का मान पहला पद है हमारे पास 1 और लास्ट का पद है हमारे पास 51, ठीक है। तो यह हमारे पास 13 गुणा में 52,
अब 13 दूनी 26, तो 13 पंजे 65 और 2 67, तो कितना योग हो जाएगा हमारे पास 667। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल थोड़ा लेंदी है, इसमें सवाल आसान है लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी लेंदी है। देखिए कह रहे हैं ए किसी काम को 94 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 94 दिन में करता है, और बी उसी काम को 141 दिन में करता है, और सी उसी काम को 188 दिनों में करता है। देखिए ऐसा थोड़ा समझने वाला सवाल है। पहले दिन ए कार्य करता है, पहले दिन ए कार्य करता है, और दूसरे दिन बी और सी कार्य करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी कार्य करते हैं, और यही प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है जब तक कार्य समाप्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए ए जो है कितने दिन कार्य करता, कितने दिन में करता है 194 दिन में, कितने दिन में 194 दिन में, और बी 141 दिनों में करता है, और सी 188 दिन में करता है। देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा इनका हमारे पास, ये तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास इनका 564, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 564, ये जो कि हमारे पास क्या है टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क 564। अब ए की एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास 6, 94 से भाग करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 6 जाएगी, और बी की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 4, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3। देखिए पहले दिन जो है ए कार्य करता है, पहले दिन ए कार्य करता है, यानी एक दिन क्या करता है ए कार्य करता है, ए कितना कार्य करता है एक दिन में 6, और दूसरे दिन कौन कार्य करता है बी और सी, कौन करता है बी और सी, बी प्लस सी कितने कार्य करेंगे 4 और 3 7। फिर अगले दिन कौन कार्य करता है ए और सी, कौन ए और सी, ए प्लस सी कितना कार्य करेंगे 6 3 9। और देखिए 3 दिन में टोटल कितना कार्य होगा, 3 दिन में कितना कार्य होगा, 3 दिन में 9 6 16 और ये 6 22, यानी टोटल 22 कार्य हमारे पास हो चुका है। ठीक है, और टोटल कितना हमारे पास कार्य 564। अब देखिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 564 के आसपास हो जाए, तो मैं यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई करूँगा 550 हो जाएंगे, 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 75 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 75 दिन में कितना कार्य होगा हमारे पास 550। तो 550 कार्य हो चुका है, और टोटल कार्य कितना है मेरे पास 564। अब 550 इसमें से हो चुका है, तो बचा कितने पास मेरे पास 64। अब बारी किसकी आएगी एक ही, तो ये कितना कार्य करेगा पहले दिन में 14 कार्य बचा है मेरे पास, 14 कार्य बचा है, तो अब ये कितना कार्य करेगा 6, यानी 75 दिन ये और एक ये, तो कितने दिन हो गए 76, और 76 दिन में कितना कार्य हो चुका है अब 556। अब बचा कितना 8 कार्य शेष बचा है। अब 6 ये हो गया 14 में से, तो कितना बचा है 8। अब अगले दिन कौन आएंगे बी और सी, अब बी और सी आएंगे तो कितना कार्य करेंगे 7 कार्य हो गया। अब 76 दिन में ये हो गया था, बी और सी ने एक दिन और करा 7 कार्य, तो कितने दिन हो गए टोटल 70 दिन हो गए। 77 दिन में अब कार्य कितना बचा हमारे पास, कार्य बचा कितना है मेरे पास, रिमेनिंग कार्य कितना है, एक कार्य बचा है। अब एक कार्य को कौन करेगा अगले दिन ए और सी मिलकर करेंगे, तो ए और सी कितना कार्य कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, सॉरी 9, और कार्य कितना बचा है 1, तो 1/9 कार्य करेंगे। नहीं तो हम कह सकते हैं टोटल 77 दिन तो हमें पूरे लगे कार्य करने में, और इसका 1/9, तो हम कह सकते हैं टोटल कितना समय लगा हमारा 77 सही 1/9 दिन हमें कार्य पूरा करने में लगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल रिपीट है, दोबारा 2 बार लग गया ये सवाल। अगला सवाल है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। यदि इन सभी सिक्कों का कुल मौद्रिक मूल्य 55 रुपये है, तो उसमें प्रत्येक मुद्रा के कितने सिक्के हैं। देखिए प्रत्येक सिक्के मान ले रहे हम x हैं, ठीक है, कितने हैं x हैं। अब 50 पैसे हैं, 25 पैसे के हैं हमारे पास, और 20 पैसे के और 5 पैसे के। अब देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो हमारे पास 1 रुपये बनेगा, तो हम कह सकते हैं x बटे में 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे हमारे पास, तब 1 रुपये बनेगा, तो x बटे में 4,
और 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे हमारे पास? 5। तब जाके हमारे पास कितने रुपये बनेंगे? 1 रुपये बनेगा। तो x बटे में 5। और 5 पैसे के कितने सिक्के हों तो हमारे पास 1 रुपये बनेगा? कितने? 20। तो 1 बटे में x बटे में 20, जो कि किसके बराबर है हमारे पास? 55 रुपये के बराबर देखा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबका एलसीएम क्या होगा? 20 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा सबका। एलसीएम क्या होगा हमारे पास? 20। अब 2 से काटेंगे 10 बार, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे सब पे XX लगा हुआ है। ठीक है, सबके साथ क्या है? XX लगा हुआ है। अब बराबर हमारे किसके? 55 के। ठीक है, अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x बराबर 55 और 20 को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 55। तो प्रत्येक पैसे के सिक्के कितने हमारे पास? 55 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 55 सिक्के। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर, यानी उसने भोला को दिया 20% लाभ पर, यानी 5 की वस्तु खरीद कर 6 में उसने बेच दी। और 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, यानी 5 की खरीदी थी उसने और 6 में बेच दी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। अब भोला ने, अगर मान लीजिए भोला ने 10 में ख़रीदा, 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। अगर भोला ने 10 में ख़रीदा तो 1% की हानि बेचा, कितने बेच दिया? 9 में। ठीक है, अभी कह रहे हैं चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेचा, यानी 10% के लाभ पर, यानी कि 10 की वस्तु उसने कितने में बेच दी? 11 पे बेच दी। ठीक है, कितने में बेची है? 1188 में बेची है। तो कह रहे हैं अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा। देखिए हमें किसी का अनुपात निकालने की जरूरत है, हमें सिर्फ 2 अनुपात से जरूरत है, एक जो पहले जिसने बेचा और लास्ट में जिसने बेचा। एक तो पहला अनुपात ये होगा हमारे पास और लास्ट वाला अनुपात ये होगा। ठीक है, तो इसने कितने में बेचा है? 1188 में बेचा है। लास्ट वाले ने कितने? 1188 में। तो हम कह सकते हैं 6, 9, 11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1188, यानी कि देखिए 6 गुणा में 9 गुणा में 11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1188। और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? 5 गुणा 10 और 10 की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ मुझे 500 की वैल्यू चाहिए। तो 500 बराबर कितने का हो जाएगा? 500, 1188 गुणा में 500 बटे में 6, 9 गुणा में 11। अब देखिए 11 से काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा ये? 11 से, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 500 2 की गुणा हुई तो 1000। देखिए उसने कितने बेचा? 1000। ठीक है, और उसने इस पर खर्च कितने की मरम्मत? 110 रुपये। तो 110 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? 890 रुपये। ठीक है, तो उसने कितने में खरीदा? 890 रुपये में। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 18 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए 15 पुरुष हैं, 15 मेल, कितने दिन में कर रहे हैं वो? 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद समान कार्य 18 महिलाएं, 18 वुमेन कितने दिन में कर रही है? 15 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 से ये 15 ख़त्म हो जाएगा। अब 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। अब यहाँ पे 2 मैन बराबर कितने? 3 वुमेन। ठीक है, हम कह सकते हैं 2 मैन बराबर कितने? 3 वुमेन के बराबर है। ठीक है, और हमें कार्य किन से कराना है? यानी 5 मैन प्लस 3 वुमेन से हमें कार्य कराना है। ठीक है, अब देखिए 3 वुमेन और 5 मैन है, और 3 वुमेन कितने के मैन के बराबर है? 2 मैन के बराबर है। तो मैं यहाँ पे अगर 3 वुमेन की जगह 2 मैन रख दूँ तो कुछ गड़बड़ थोड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या रखा है? 3 मैन किसके बराबर? 3 वुमेन किसके बराबर? 2 मैन के बराबर। तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं 2 मैन प्लस में 2 मैन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मैन हो जाएंगे टोटली। कितने? 7 मैन हो जाएंगे। अब ये 7 मैन मान लो x दिन में कार्य, डी दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 मैन कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 12 दिन में। 15 गुणा में 12। अब 15 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180। और डी का मान निकालना मुझे, तो 7 यहाँ पे आएंगे भाग में। अब मैं 7 से भाग करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 दूनी 14
यहाँ 40 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, यानी 25 सही 5/7 दिन में उन्हें कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर 63 रुपये था, तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट तरीका है इनका, डिफरेंस ले लीजिए। देखिए ये हानि है और ये क्या है, लाभ। तो हानि को माइनस और लाभ को प्लस से डिनोट करते हैं। तो अब जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस के 13 और माइनस के 15 कितने जाएंगे हमारे पास 28। तो हम कह सकते हैं 28% बराबर कितने के हमारे पास 63 के। और वस्तु का लागत मूल्य हमेशा कितना होता है अपने पास 100%। तो 100% बराबर क्या कितने को हो जाएगा 63 गुणा में 100% बटे में 28। और 7 से काटेंगे 7 चौक 28 और 7 नेम 63, ये हो जाएगा 900 बटे में 4। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 225। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है। देखिए चाल बराबर होता है हमारे पास स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है, अब जब ट्रेन जो है क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में जा रहा है, ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो स्पीड माइनस होगी। तो यानी हम ट्रेन की स्पीड x है तो इसमें -5 बराबर डिस्टेंस कितनी है 125, कितने सेकंड में पार करता है 10 सेकंड में। ठीक है, अब इसमें हम क्या है मीटर प्रति सेकंड में ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाए तो 5 गुणा में 18। अब 5 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 में 18 और 9 पंजे 45। तो x - 5 बराबर 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी x बराबर कितना हो जाएगा 45 और 5 इधर आएंगे 5 प्लस हो जाएंगे तो 50। तो ट्रेन की चाल कितनी हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है 2 अंकों का योगफल 12 है, यानी मान लीजिए 2 अंक हैं a + b हैं, इनका योगफल है 12। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी व्युत्क्रम क्या होता है इनका उल्टा 1/a + 1/b, इनका योगफल कितना है 4/9। अब देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ तो ये क्या होगा मेरे पास a + b बटे में ab बराबर 4/9। अब देखिए यहाँ पे a + b का मान 4 है और यहाँ पे a + b का मान 12 है, यानी जब यहाँ पे भी सेम संख्या और यहाँ पे भी सेम संख्या तो वैल्यू दोनों की समान होनी चाहिए। और जबकि यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे वैल्यू समान करेंगे तो यहाँ पे कितने से गुणा कर लेंगे 3 से। तो ये जाएगा हमारे पास 3 से जब ऊपर करेंगे तो 3 से नीचे भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/27। यानी कि हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 27 आए। तो 9 और 3 की गुणा करूँगा तो मैं 27 आ रहे हैं और 9 और 3 को जोड़ूंगा तो मैं कितने आ रहे हैं 12। सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन्होंने क्या पूछी बड़ा अंक पूछा, तो बड़ा अंक क्या हो जाएगा मेरे पास 9। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 2100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए 8% की दर से 1 साल का 8% ही ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% ही ब्याज मिलेगा मुझे। अब अर्धवार्षिक पूछेगा तो ये रेट आधा हो जाएगी, यानी 4% मिलेगा। तो यानी पहले वर्ष 4 + 4 सक्सेसिव लगाएंगे हम इसमें प्लस 4 गुणा में 4/100। अब ये 4 4 8 प्लस में ये 0.16 तो 8.16% हो जाएगी, 8.16%। ठीक है, अब देखिए 1 साल का 8% है और अर्धवार्षिक है 8.16%। ठीक है, तो कितना अंतर है यहाँ पे, कितना अंतर है यानी 0.16 का अंतर है, 0.16% का अंतर है। तो जब 0.16% का अंतर है तो यही निकाल देंगे हम, तो वो क्या है हमारे पास ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा। तो 2100 का क्या निकाल देंगे हम 2100 और 21,000 का 0.16% 0। अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद दशमलव तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 21 दशमलव है तो 300 यानी 33.6 रुपये का अंतर आएगा। कितने का 33.6, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारे पास
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 और लघुत्तम समावर्तक 840 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है मेरे पास 35 गुणा 840 और संख्याओं का अनुपात है 3x और 8x। x मैं अपनी तरफ से लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 3 और 3 पंजे 15। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 35 गुणा 35। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 35। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 35। छोटी संख्या पूछिए तो छोटी संख्या क्या है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92 है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। देखिए ए और बी है, ए में छात्रों की संख्या 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? 3/13। वो 10। अगर बी में 10 हैं तो ए में कितने छात्र होंगे? 13, ठीक है। ये छात्रों की संख्या नंबर, ठीक है। अब कह रहे हैं ये आगे ए में छात्रों के औसत वजन, कह रहे हैं कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन कक्षा ए में छात्रों के औसत वजन से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। एवरेज क्या है? ए से 50% अधिक है बी में। अगर ए में 2 हैं एवरेज तो बी में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं सभी छात्रों का औसत वजन 56 है। सभी छात्र जो है उनका औसत वजन कितना? 56 है। कितना? 56। यानी कि हम कह सकते हैं 23 छात्र, उनका वजन कितना है? 56 है। देखिए हमें जो संख्या दे रखी है 92 में इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कैलकुलेशन को बड़ा करेगा बस, ठीक है। तो हम अनुपात से काम चलाएंगे, ठीक है। अब 56 है टोटल और 23 छात्र हैं, तो 23 छात्र हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा? ये इनका योग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इनका योग निकालूँ तो देखिए 13 दूनी 26 और 10 तियाँ 30, तो योग कितना हो जाएगा? 56। अब मैं कह सकता हूँ 56 बराबर कितने के? 56 गुणा में 23 के, तो एक बराबर कितने को हो जाएगा? 56 से 56 कट जाएंगे तो कितने? 23 के। तो बी में छात्रों का औसत कितना है? 3, तो 3 बराबर कितने को हो जाएगा? 69 के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा कौन सा? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर, यानी क्रय मूल्य सीपी के 4/7 के बराबर है, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आएगा एमपी बटे में सीपी बराबर 5 दूनी 10 और ये 7, ठीक है। अभी कह रहे हैं 15% छूट देने के बाद, देखिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा ले रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। अगर 15% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत का होगा, देखिए जो छूट मिलती है हमें क्या पे मिलती है? एमपी पे मिलती है। तो एमपी पे 15% की छूट देंगे तो कितने बेचेंगे? 85 में। तो यानी 85 में बेच दी। अब 70 की कोई वस्तु खरीद के 85 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 15 का कितने पे हुआ? 70 पे गुणा में 100, 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 21.43 हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ये कह रहे हैं दिए गए वृत्त में रेखा AB को D बिंदु पर स्पर्श रेखा DE के साथ मिलने के लिए मिलाया गया है, ठीक है। यदि AB बराबर 7 और DE बराबर 12 है, यानी AB बराबर कितना है? 7 है और DE बराबर कितना है? 12 है। तो हमसे क्या पूछा है? DB की लंबाई पूछी। DB की लंबाई क्या होगी? देखिए ये डायरेक्ट इसका मतलब थ्योरम होती है, डी बराबर होता है डी ई का स्क्वायर बराबर होता है DE का स्क्वायर बराबर होता है AD गुणा AD गुणा BD, ठीक है। AD गुणा BD। देखिए डी का स्क्वायर कितना? डी बराबर कितना का? 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसे मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स तो ये कितना हो जाएगा? 7 दे रखी हमारे पास, तो 7 प्लस में एक्स और BD नहीं, यहाँ पे गलत लगाया मैंने,
ये होगा हमारे पास AD गुणा में AB, ठीक है। तो इसका स्क्वायर AD का मान दे रखा, तो ये हो जाएगा 144, और AD कितना है, AD 7 है, इसे x माना तो ये हो जाएगा 7 प्लस में x, और यहाँ पे 7। अब देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसे, यहाँ पे ये BD ही होगा, ठीक है। क्या होगा, BD तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, ठीक है। देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। अब मैं हिट एंड ट्रायल से करेंगे ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। देखिए ऑप्शन वैसे यहाँ पे B सही है, यहाँ पे तो हम देखिए कैसे करेंगे। B का मान कितना है, 9 दे रखा, तो मैं 9 कितने हो जाएंगे, 16। अगर B के मान 9 रखने के बाद ये दोनों बराबर आते हैं तो ऑप्शन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। दोनों बराबर है तो 16 और गुणा में ये x का मान 7, सॉरी 9, x का मान कितना है, 9 रख रहे हैं ना हम, तो x का मान 9 रख रहे हैं तो 9, 16 नंबर 144 और ये 144 दोनों सेटिस्फाई हैं, बराबर है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, B हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन से करेंगे तभी ठीक है, नहीं तो लेंदी पड़ेगा थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगला सवाल है हमारा, एक दूसरे से सहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 3 संख्या नहीं पता क्या है, तो हम मान ले रहे हैं A B C 3 संख्या, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पहली 2 संख्या जो हैं उनका गुणनफल है A इंटू B का गुणनफल कितना है, 88। अब ये कह रहे हैं अंतिम 2 संख्या उनका गुणनफल है B इंटू C का गुणनफल है हमारे पास 165, ठीक है। 165 है, हमसे तीनों संख्या को योगफल पूछा। देखिए मैं इनमें एक दूसरे को भाग कर दूं, AB और BC को एक दूसरे भाग करूं तो क्या होगा, देखिए B से ये B खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A बटे में C, और 11 से काटेंगे तो 11 8 88, और 11 1 11 11 5 55, तो 8 बटे में 15। अब मैं कह सकता हूँ पहली संख्या है वो 8 है और तीसरी संख्या क्या है 15। अब मुझे एक संख्या की ज़रूरत है, ठीक है। अब कोई सी इक्वेशन में एक संख्या रख के तीसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए AB का मान कितना है हमारे पास 88 और A का मान कितना है मेरे पास 8, तो यहाँ पे मैं A का मान AB बराबर कितना है, देखिए AB बराबर कितना है 88 और A का मान कितना है मेरे पास 8, तो A का मान 8 है, तो मैं यहाँ से A का मान 8 लगा दूंगा, 8 से भाग करूँगा तो B का मान मेरे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो देखिए 8 और 15 और 11 26, 26 और 8 34, तो तीनों संख्या का योग क्या आ जाएगा मेरे पास 34। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, यदि 2 संख्याओं के औसत 12 है और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 119 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए 2 संख्या हैं A और B हैं, इनका औसत है हमारे पास 12, तो योग क्या हो जाएगा इनका, A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। अब कह रहे हैं इनका गुणनफल जो है A और B का गुणनफल कितना है मेरे पास 119 है, 119। अब देखिए हम इसे करेंगे हिट एंड ट्रायल से। देखिए ऐसी 2 संख्या जिन्हें ऐड करने पर 24 आए और मल्टीप्लाई करने पर 119 आए, तो देखिए 17 सत्ते 119 होता है मेरे पास, और 17 और 7 को ऐड करूँगा तो 24 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 119 आ रहा है। अब पहली संख्या एक संख्या 7 हो जाएगी और दूसरी संख्या 17 हो जाएगी मेरे पास। मुझसे पूछा क्या अंतर, तो अंतर क्या होगा इनका, 17 में 7 जाएंगे तो कितना 10, अंतर कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपये, देखिए इस पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है, या अगर इस पर ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए आय हमेशा अपने आप में हर किसी की क्या होती है 100% होती है। अगर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा और 100% में कमाता है तब, ठीक है। अब ये कह रहे हैं उसकी आय और खर्च में दोनों में 10% की वृद्धि। अगर इसमें आय में 10% की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 110, खर्च में 10% की वृद्धि होगी कितना 88, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी 2 और 2 22, कितने की वृद्धि हुई 22 की, यानी कितने की वृद्धि यहाँ से यहाँ तक 2 की वृद्धि हुई। अब पहली जो आय है उसके पास कितनी है 25,000 है, तो हमारे पास कितनी 100%, तो हम कह सकते हैं 100% बराबर कितने के 25,000 के। तो ये क्या कह रहा है उसकी नई बचत पूछी हमसे, ठीक है। नई बचत क्या है उसकी 22 रुपये, तो 22 बराबर कितने को हो जाएगा
25,000 गुणा 22 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये अब 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5500। तो नई बचत क्या होगी उसकी? 5500 रुपये। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से जय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति बढ़ा देता है तो स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए स्पीड दे रखी है, स्पीड बराबर कितना है? अगर 10 से जा रहा है, ठीक है, फिर कितनी बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ा देता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है तो कितनी हो जाती है? 13। देखिए अगर 10 से जा रहा है तो कितने मिनट ज़्यादा, कितने मिनट लेट पहुंच रहा है? 5 मिनट, ठीक है, कितने मिनट? 5 मिनट। और 13 से जा रहा है तो कितने मिनट? 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितने? 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देखिए 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये तो स्पीड है, स्पीड का उल्टा क्या होता है हमारा? टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर उसमें 13 घंटे लगे होंगे और यहाँ पर उससे 10 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर टाइम में डिफरेंस क्या है मेरे पास? 3 का। और इसके पहुँचने में टाइम का डिफरेंस कितने का है? 9 का, 9 का। ये तो हम कह सकते 3 बराबर 9 के, 1 बराबर 3 के, ठीक है। तो उससे टोटल टाइम देखिए, चाहे यहाँ से डिस्टेंस निकालें चाहे यहाँ से, दोनों से सेम डिस्टेंस आनी है। अब टोटल उससे टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 13 बराबर 39 घंटे, ठीक है, 39 मिनट, 39 मिनट। अब दूरी पूछिए हमसे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 10 और टाइम लग रहा है 39, और ये मिनट में तो घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60। 0 से 0 और 3 दूनी 6 और 3 कम 3 3 3 9, यानी 13 बटे में 2। अब 13 में 2 से भाग करेंगे तो 6.5 किलोमीटर। तो उसके घर की दूरी कितनी है? 6.5 किलोमीटर। अगला सवाल है, किसी सड़क की अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार किस समय बदलेंगी? देखिए 48, 72 और 108, इनका एलसीएम लेंगे हम पहले, ठीक है। देखिए एलसीएम लेंगे तो 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 6 72, 12 9 108। अब 2 से काट लेंगे तो देखिए 2 3 4, 2 3 6 और 2 9 18। देखिए 9 और 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 12 2 9 2। ये मिनट में हमारे पास, ठीक है, नहीं सेकंड में है, इसे मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, अभी कितना होगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 बटे में 5। अब 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 35 यानी 7 मिनट तो पूरे हो गई। और 1 बटे में 2 5 बचा, यहाँ पे सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड होगा, ठीक है। अब वह पहली बार कब चली थी? 8:20 पर। अब कब चलेंगी? 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर देंगे तो 8:27 12 सेकंड AM पर, यानी ऑप्शन डी पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है मुख्य टेस्ट का। ये 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्या हैं, उनका औसत क्या है? 42। अगर औसत 42 है तो एवरेज क्या होगा? 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 504, ठीक है। अभी कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्या हैं, नहीं, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 के बीच 200 हो जाएगा योग, ठीक है। और ये कह रहे हैं आगे पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, यानी पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? 44, 4 चौक 16 17, यानी 176। अब ये 9 संख्या हैं, इनका योग कितना होगा? 6 7 376। अभी 376 504 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ये 3 संख्या है, उनका योग निकल कर आ जाएगा 3 संख्याओं का। 504 में से 376 घटाएंगे कितना बचेगा? देखिए 14 में से 6 जाएंगे 8, और 9 में से 3 जाएंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और 1, 128, ठीक है। कितना बचा? 128 बचेगा। 3 संख्याओं का योग है ये हमारे पास। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 अधिक है।
देखिए छठी संख्या है, देखिए 5 3 नंबर है, 5 6 और 7, यही है ना। अभी कह रहे हैं छठी संख्या पाँचवीं संख्या से, छठी संख्या पाँचवीं संख्या से 6 कम, छठी संख्या पाँचवीं संख्या से 6 कम। अगर मैं इसे x मान लूँ छठी को, तो ये x + 5 हो जाएगी। और सातवीं संख्या से, नहीं 6 कम है तो ये x + 6 होगी पाँचवीं, और सातवीं संख्या से 5 कम है तो ये सातवीं x + 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास योग इनका 3x + में 11। तो हम कह सकते हैं 3x + में 11 किसके बराबर है, योग इनका 128 है। अब यहाँ से 3x बराबर 11, यहाँ पे माइनस होंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा हमारे पास 7 1 1। अब 3 से 170 हो जाएगा ये। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 3 और 3 9 27। ठीक है, तो ये x का मान आ गया हमारे पास। अभी कह रहे हैं छठी और सातवीं संख्या का औसत, तो छठी संख्या तो हमारे पास कितनी है 39 है, और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 44। अब इनको ऐड करो, 9 4 13 और ये 7 और 1 8, 83, यानी 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 5 10, यानी दोनों का औसत क्या होगा हमारे पास 41.5। ठीक है, तो ये था UPSI मुक टेस्ट RW। ठीक है, RW पे जो मुक टेस्ट हुआ था संडे, उसका सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो सॉल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं कमेंट कर रिप्लाई करूँगा। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद।